स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीडी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम है। देखिए, पराशर दाब एक अणुसंख्यक गुण है और अणुसंख्यक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी पराशर दाब वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ अणु ज़्यादा होंगे और वहाँ कम होगा जहाँ अणुओं की संख्या कम होगी। तो चूंकि हमको यहाँ सबसे कम पूछा है तो हम देखते हैं कि किस विलयन में अणुओं या आयनों की संख्या कम होगी। यहाँ पहला दिया पोटेशियम क्लोराइड। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड को देखें तो पोटेशियम क्लोराइड टूटता है K+ में और Cl- में, तो कुल आपको यहाँ 2 आयन मिलेंगे। इसका मतलब पोटेशियम क्लोराइड में अणुओं की संख्या 2 होगी। स्वर्ण विलयन का मतलब होता है Au, सोना है, यह टूटता नहीं है, वियोजित नहीं होता, तो इसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या 1 होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो हमारा है, जिसका सूत्र होता है MgCl2, ये अगर टूटेगा तो ये हमको देगा Mg पे 2+ और आपको 2 Cl आयन भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कुल कितने आयन मिलेंगे, 1, 2 और 3। इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड में कुल आयनों की संख्या 3 है। और बात करते हैं एल्युमिनियम फॉस्फेट की, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है AlPO4। अब AlPO4 है, अगर मैं इसको आयनित करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा Al पे 3+ और साथ ही साथ बनेगा PO4 जिस पर आएगा 3-। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुल कितने आयन मिलेंगे, 1 आयन यहाँ, 1 आयन 2 आयन मिलेंगे। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट विलयन में अणु या आयनों की संख्या 2 होगी। अब इन चारों में जो सबसे कम आयन वाला या सबसे कम अणु परमाणु वाला विलयन है वह स्वर्ण विलयन है, तो इसी स्वर्ण विलयन का पराशर दाब सबसे कम होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जल, फिनॉल, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर दिया है। तो देखिए इन चारों में अगर आप देखिए जल की बात करें, यहाँ पे जल का सूत्र मैंने लिख दिया। यहाँ पे फिनॉल को अगर मैं बनाता हूँ C6H5OH को, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका OH। ठीक है। एथिल एल्कोहल का अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में है CH3OCH3। ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे आसान सी चीज़ ये कहा है कि कौन अधिक अम्लीय है। तो कौन अधिक अम्लीय है, तो पहला चीज़ याद रखिएगा, ईथर के अंदर अम्लीय गुण नहीं होता है। तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन वहाँ बचते हैं, या तो वो जल है, या तो फिनॉल है, या तो एथिल एल्कोहल है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारा ये जो हाइड्रोजन समूह होते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले परमाणु को देते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचाएगा, ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचाएगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुंचेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा, यानी इस ऑक्सीजन को ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो ये ऑक्सीजन अब जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन अगर वो नहीं खींचेगा तो कोई भी H+ यहाँ जल्दी मुक्त नहीं होगा। इसका मतलब जल उतना अम्लीय नहीं है। बात करते हैं फिनॉल में, तो फिनॉल में यहाँ पे देखिए ये जो बेंजीन लगा है, बेंजीन में क्या होता है कि OH का इलेक्ट्रॉन जो भी है वो बेंजीन में चला जाएगा अनुनाद करने। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या घनत्व को बढ़ाने के लिए तुरंत इस बॉन्ड को खींच लेगा, और जैसे इस बॉन्ड को खींचेगा H पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस, यानी फिनॉल H+ जल्दी मुक्त कर सकता है। तो कहीं ना कहीं फिनॉल जल से अधिक अम्लीय हो गया। अब एथिल एल्कोहल में बात करते हैं, तो ये देखिए एथिल एल्कोहल में जो एल्किल समूह है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर भेजते हैं। तो यानी ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, तो ये जल्दी से H+ मुक्त नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास C2H5 के इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं। तो इनमें जो सबसे सही आंसर है वो है फिनॉल। फिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन बेंजीन में चला गया है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए OH के बीच के बंध को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे H+ जल्दी मुक्त हो जाएगा, और इसलिए फिनॉल इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय होगा। आते हैं अगला दिया ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है। तो देखिए ल्यूकोस अभिकर्मक आपको मालूम होगा अगर आपने स्टडी किया होगा कि ल्यूकोस अभिकर्मक जो होता है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों के विभेद में प्रयोग किया जाता है, और यह तनु HCl और सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है, यानी यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है एस्टल्डिहाइड तथा एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन है। तो देखिए एस्टल्डिहाइड एक प्रकार का एल्डिहाइड है और एसीटोन एक प्रकार का कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपको विभेद करना है तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये हिंग्सबर्ग अभिकर्मक एमिनो के विभेद में काम आता है, ल्यूकोस अभिकर्मक ये काम में आता है एल्कोहलों के, शिफ अभिकर्मक ही सही आंसर है क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोनों के
विभेद में काम आता है। अब अगला देता है निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन एमीन अपक्रिया नहीं देते हैं। तो देखिए कार्बन एमीन अपक्रिया देने के लिए आपके पास प्राथमिक एमीन समूह होना चाहिए। इसके पास प्राथमिक एमीन है तो ये कार्बन एमीन अपक्रिया देगा। इसके पास भी प्राथमिक एमीन है, ये भी कार्बन एमीन अपक्रिया देगा। इसके पास भी प्राथमिक एमीन है, ये भी कार्बन एमीन देगा। लेकिन यहाँ प्राथमिक एमीन नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, यह कार्बन एमीन अपक्रिया नहीं देगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अगला दिया विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न दिया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है, तो विलयन स्थिरांक का मान निकालिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका यह है, आपको यहाँ देखिए दिया 45 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता दिया है और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी दिया है। ठीक है, 342। तो सबसे पहला काम आप यहाँ टी निकाल लीजिए। टी कितना दिया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको आप केल्विन में बदलेंगे तो 20 में आप 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 293 केल्विन। फिर आप मोलर सांद्रता निकालेंगे। मोलर सांद्रता को सी से लिखते हैं। अब ये मोलर सांद्रता कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर आपको सांद्रता ग्राम प्रति लीटर दिया है, कितना दिया है, 45 दिया है। इसको आप अणुभार से भाग कर दिए। यही जो आणविक द्रव्यमान ये अणुभार है, जैसे ही आप ग्राम प्रति लीटर को अणुभार से भाग कर लेंगे वो हमारी मोलर सांद्रता यानी सी का मान हो जाता है। पराशर दाब यानी आपको पाई दिया है, पाई का मान कितना दिया, 3.2 वायुमंडल दिया है। और आपसे कह रहा है कि विलयन स्थिरांक का मान निकालिए। विलयन स्थिरांक को यस से लिखेंगे, कुछ बुकों में इसको आर से भी लिखता है, तो चाहे आप इसको यस से प्रदर्शित कीजिए या आर से प्रदर्शित कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इतनी चीज़ें जब पता हैं तो आपको सीधे एक सूत्र लगाना होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब आपको देखिए पाई का मान पता है, सी का मान पता है, और यहाँ जहाँ मैंने आर लगाया है आप उसकी जगह पर चाहेंगे तो यस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम इसको यस लिख देंगे। ठीक है, ये विलयन स्थिरांक है। अब यहाँ पर आप देखें तो पाई का मान पता है, सी का मान पता है, टी का मान पता है, तो आप यहाँ से यस का मान निकाल सकते हैं। अब ये लिखने का तरीका क्या होता है, ये वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले परमताप, फिर विलयन का सांद्रता देखिए ग्राम प्रति लीटर दिया था, आणविक द्रव्यमान दिया था, तो ग्राम प्रति लीटर को जैसे ही आणविक द्रव्यमान से भाग करेंगे देखिए यहाँ पे मोलर सांद्रता सी का मान आ जाएगा। इसका पराशर दाब दिया हुआ है, विलयन स्थिरांक जिसको यस या आर जिससे भी आप चाहे प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसके बाद आप सूत्र लगा देंगे तो इस सूत्र का पालन करके आप यहाँ पर यस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और भी तरीका होता है, वो भी तरीका आप देख लीजिए। पहला यहाँ पे टी का मान दिया था तो आप यहाँ पर टी बराबर वही लिखते कितना 20 और इसमें 273 जोड़ के इसको केल्विन बदल लेते तो ये आ जाता 293 केल्विन। अब यहाँ पर जो 45 ग्राम दिया है ये पदार्थ का भार मान लेते तो पदार्थ का भार स्मॉल w से ये हो जाएगा 45 ग्राम। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया है यानी यहाँ पर दिया यम का मान कितना दिया है 342 दिया हुआ है। पराशर दाब दिया है, पराशर दाब मतलब पाई दिया है 3.2 वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल यानी एटीएम दिया है, और आपसे विलयन स्थिरांक यानी यस कह रहा है। आप चाहें तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम यस टी। अब यहाँ पर v कैसे निकलेगा, ये जो v है वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ प्रति लीटर दिया है यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको पता है, आपको पाई का मान पता है, v का मान पता है, w का मान पता है, कैपिटल M का मान पता है, t का मान पता है, तो यहाँ से भी s का मान निकालेंगे और आंसर वही आएगा। ठीक है, आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया हुआ है कि 298 केल्विन पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको मोलरता दिया है, मोलरता को हम सी से या एम से जिससे भी चाहें प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ सी से प्रदर्शित किया तो सी का मान कितना दिया है 0.20, आप चाहें तो एम से भी लिख दीजिएगा। चालकता देखिए सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है यानी इस प्रकार की चालकता को ये कप्पा है, तो यहाँ पे कप्पा का मान आपको दिया है, तो कप्पा का मान कितना दिया है 0.0248 दिया है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसकी मोलर चालकता निकालनी है। मोलर चालकता मतलब क्या होता है, लैम्डा एम, ये आपको निकालना है। तो आपके पास फार्मूला क्या है, आपके पास फार्मूला है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। अब आप बताइए यहाँ पे सी यानी मोलरता का मात्रक पता है, कप्पा का मात्रक पता है, तो यहाँ से हम मोलर चालकता यानी लैम्डा एम का मान, सॉरी इसको लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा एम का मान भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसको लिखने का तरीका आप देख लीजिए। चालकता आपको दिया था, मोलर सांद्रण भी दिया था, तो यहाँ पर मोलर चालकता जिसको लैम्डा एम से लिखते हैं हम उस वैल्यू से यहाँ पर इसका मान निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। तो देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया या किसी भी अपक्रिया की
कोई भी कोट की अपक्रिया होगी उसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक फिक्स होता है, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर लीटर इनवर्स है, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स है। ठीक, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं? तो वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है जिसमें आप किसी भी कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक को निकाल सकते हैं। इसके लिए 1 - n लीटर पर लिखते हैं n-1 और यहाँ लिखते हैं हम सेकेंड इनवर्स। ये किसी भी कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रा का सूत्र होता है। अब चूंकि यहाँ शून्य कोट की अपक्रिया कहा है तो इसका मतलब n का मान आप यहाँ पे 0 रखेंगे। अगर आप यहाँ n का मान 0 रखेंगे तो मोल पर एक में से 0 चला जाएगा तो एक ही बचेगा। लीटर लिखेंगे तो लीटर 0 में से एक जाएगा तो -1 बचेगा और यहाँ बचेगा सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब यहाँ वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक एक ही जैसा आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखे। यहाँ पर देखिए 2 यौगिक आपको दिया हुआ है और इन दोनों का आईपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला यौगिक ये दिया है, आइए देखते हैं कि ये यौगिक बना कैसे। अगर आपको ये डाउट है कि ये ब्रैकेट में लिखी गई चीज़ क्या है तो इसको छोड़ के पहले बाकी स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कार्बन दिया है, ये कार्बन है और फिर एक कार्बन और है तो हम कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब ब्रैकेट की चीज़ हमको नहीं पता चल रहा क्या है तो हम अगले कार्बन पे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके अगले कार्बन पे बढ़िए और लास्ट में हमारे पास CHO है। जो ब्रैकेट में लिखी चीज़ है हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो हमको समझ में अभी नहीं आ रहा है। अब पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया। दूसरे वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया। तीसरे वाले कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन है यानी एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन नीचे। चौथे वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के पास 3 ही बंध हैं जबकि कार्बन के पास 4 बंध होते हैं। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ CH3 है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार है। ठीक है, यानी ये जो CH3 है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को जब हमने स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे दिखा दिया कि ये देखिए इसी CH के पास CH3 है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने का तरीका ये है कि यहाँ हमारा क्रियात्मक समूह CHO है, इसको लेकर के इसके कार्बन को लेकर के हम कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो देखिए 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलेगी। नंबरिंग CHO की ओर से करेंगे तो 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5। अब 5 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम होता है पेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? पेंट लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है अल, तो ये हो जाएगा पेंटेनल। अब आप देखिए चौथे कार्बन पे मेथिल ग्रुप छूट गया है, एक कार्बन मतलब मेथ और छूट गया तो इल लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 4 मेथिल। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे यौगिक पे। ये हमारा दूसरा यौगिक दिया, इसका नाम लिखना। तो देखिए यहाँ पर 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है और इसमें कीटोन ग्रुप 2 बार आया है। तो आप चाहे इधर से नंबरिंग करके देखिए तो पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे कीटोन है, तीसरा छोड़ के चौथे कार्बन पे कीटोन है। ऐसे अगर आप इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो पहला कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे कीटोन है, तीसरा छोड़ के चौथे कार्बन पे कीटोन है। तो आप किधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे क्या? पेंट लिखेंगे। पेंट में फिर हम क्या लगाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई नहीं दिया तो हम तो एन लगाएंगे, पेंटेन हो गया। अब उसके बाद देखिए आपके पास जो आपने पेंटेन लिख दिया है, ये पेंटेन के बाद कीटोन कहाँ कहाँ मिला? दूसरे कार्बन पे और चौथे पे। तो यहाँ लिखेंगे 2,4 और कितने बार मिला है? 2 बार। तो डाई और कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं। तो इसका पूरा नाम होगा पेंटेन 2,4 डाई ओन करके। अगर आपने आईपीएससी को नहीं समझा है तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उस लिंक के जरिए आप जो है आईपीएससी नाम को आसानी से समझ सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है और पात्र के आयतन को दोगुना किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि मान लिया अभिक्रिया का पहला वेग R1 है, ध्यान दीजिएगा, और उसकी जो पहली सांद्रता है वो पहली सांद्रता को हम C1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्रोपोर्शनल टू C1, यानी यहाँ पे R1 बराबर हो जाएगा K और यहाँ पर हो जाएगा C1। अब यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो चलिए मान लेते हैं अभिक्रिया की कोटि n है। अगर अभिक्रिया की कोटि n है तो सांद्रता पर n की क्या लग जाएगी? घात लग जाएगी। ठीक, अब मान लेते हैं परिवर्तन हमने कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पात्र के आयतन को बदला जा रहा है और वेग को बदला जा रहा है। तो चलिए मान लेते हैं परिवर्तन के बाद अभिक्रिया का वेग R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा K, सांद्रता भी बदल जाएगी तो ये हो जाएगी C2,
लेकिन अपक्रिया की कोटि वो नहीं बदलेगी, तो यहाँ ऊपर n की घात लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ दो समीकरण बनाएंगे। उसी चीज़ को हमने देखिए लिख के यहाँ बताया है कि मान लेते हैं अपक्रिया का पहला वेग r1 है, सांद्रता c1 है, और परिवर्तन के बाद अपक्रिया का वेग r2 और ये सांद्रता c2 हो जाता है। तो देखिए अभी मैंने जो ऊपर सूत्र बताए थे वो दोनों सूत्र को हमने यहाँ एक्सप्रेस करके लिख दिया है। अब हम करेंगे ये कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो जब भाग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, बाएं पक्ष को देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा r1/r2। ये देखिए r1/r2, ये बाएं पक्ष देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये दायां पक्ष जो हो जाएगा वो हमने इधर लिख दिया। अब देखिए यहाँ से k और k कैंसिल हो जाएगा, तो अगली लाइन में आ जाएगा r1/r2 बराबर c1/c2, और दोनों पे घात n की है तो इसीलिए मैंने पूरे पर n की घात यहाँ लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ n की घात लगाने के बाद आप प्रश्नानुसार अगर जाइए तो यहाँ देखिए साफ दिया, वेग को आधा किया गया, यानी बाद वाला वेग पहले वाले वेग का आधा है। तो ये देखिए बाद वाला वेग जो r2 है वो पहले वेग का मैंने आधा कर दिया, और आयतन को दोगुना किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने आयतन को 2 गुना कर दिया है तो यहाँ पर सांद्रता जो होगी वो आधी हो जाएगी। क्यों आधी हो जाएगी? क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी सांद्रता, जैसे मोलर सांद्रता होती है, तो मोलर सांद्रता बराबर होती है मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। तो सांद्रता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर कह रहा है आयतन दोगुना हो रहा है तो इसका मतलब सांद्रता उसका उल्टा होगा, यानी आधा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बाद वाली सांद्रता को भी पहली वाली सांद्रता के क्या कर दिया, आधा कर दिया है। अब यहाँ से आपको R1 का मान भी पता चल गया है और C1 का मान भी पता चल गया है। अब इसी R1 और C1 का मान आप इस समीकरण में समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे 2 लिखा है, आप इसको करके 3 लिख दीजिएगा, समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 में रखेंगे तो देखिए R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2R2, ठीक है, और नीचे R2 है उसको वैसे ही लिख देंगे। C1 की जगह पे देखिए, C1 की जगह पे अब हम लिखेंगे 2C2, तो देखिए ऊपर 2C2 लिख दिया गया है और नीचे C2 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ से आपका R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 2, यहाँ से देखिए C2 और C2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ 2 पर घाते कितना आ गया, n। अब यहाँ जो 2 है, 2 को हम 2 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, और इधर 2 पे पावर n है। अगर आप यहाँ घातों की तुलना करें तो यहाँ घात n है और यहाँ घात 1 है, इसका मतलब यहाँ से n का मान 1 आ जाएगा, यानी वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। आते अगले प्रश्न पे, दिया है संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए संक्रमण धातुओं की यानी डी ब्लॉक के तत्वों की 2 विशेषता ये होती है कि अपनी संयोजकता को परिवर्ती कर सकते हैं। क्यों परिवर्ती करते हैं? क्योंकि इनके वायतम कोष का जो यस इलेक्ट्रॉन होता है और वायतम कोष से पहले का जो डी इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, जिसके चलते दोनों ही उपकोषों से इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, और इसी वजह से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा, अधिकतर जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनके आयनों में और यौगिकों में डी कक्षक कैसे होते हैं, अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, और अगर डी कक्षक अपूर्ण हैं तो इनके आयन भी रंगीन होंगे और यौगिक भी क्या होंगे, रंगीन होंगे। यहाँ यौगिक लिख दीजिएगा, ठीक है। आते अगले प्रश्न पे, यहाँ दिया निम्नलिखित अपक्रियाओं को पहचानना है। तो देखिए इस अपक्रिया में ए और बी को पहचानना, तो सबसे पहले देखिए इस अपक्रिया में CH3CONH2 यानी एसिटेमाइड लिया है और P2O5 लिया है। अगर आपको P2O5 का गुण मालूम है तो P2O5 जल सोखने वाला पदार्थ है, निर्जली कारक है। तो ये निर्जली कारक है तो क्या करेगा, जल सोखेगा। कैसे? आप देखिए यहाँ H2 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए H2 है और यहाँ पर O है, तो ये H2O सोख लेगा, यानी यहाँ से O चला जाएगा और यहाँ से H2 चला गया। तो बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा है CH3CN, यानी ये बचा है CH3CN मेथिल साइनाइड, और यही हमारा यौगिक क्या हो गया है, A हो गया, ठीक है। अब A का आप चयन करना, यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराना है, तो B बनेगा। तो देखिए CH3CN में आपको मैं डिटेल करके बता दे रहा हूँ। CH3CN में देखिए इस कार्बन का अगर एक बंध यहाँ से पूरा हो रहा है तो बाकी 3 बंध किससे पूरे होंगे, यहाँ से। अब इन 3 बंधों में एक बंध मजबूत होता है और बाकी 2 बंध कमजोर होंगे, तो जब ये टूटेंगे तो ये देखिए हो जाएगा CH3C और कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो मजबूत बंध है वही बचेगा और बाकी 2 पाई बंध टूट जाएंगे। अब इस कार्बन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ और नाइट्रोजन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, वहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 NH2, और यही हमारा यौगिक B होगा जिसको हम एथिलेमीन भी कहते हैं। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करके बताया भी गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले A बनेगा और A से फिर बन जाएगा B। अगला दिया है न्यूक्लिक अम्ल किसको कहते हैं। सबको मालूम है कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं, है ना।
कोई भी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो एकल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलकीकरण से बनता है, इनको जैव बहुलक कहते हैं। ये सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इनके कार्य भी पूछा है तो सबको मालूम है कि डीएनए जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं और आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाना। ठीक है, ये लिख देंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया है कि किसी प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए सिद्ध कर दीजिए कि 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगा है वो उसकी अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला काम हम ये करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि मान लिया कि वहाँ पर उस अपक्रिया में क्रियाकारी की जो प्रारंभिक सांद्रता है जिसको हम ए से लिखते हैं। अब ये ए क्यों लिख रहे हैं पहले उसको जान जाइए। हम यहाँ पर जब प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र लिखेंगे तो प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र होता है के बराबर 2.30t अपॉन टी और यहाँ होता है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ जो ए है यही क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता है और ए माइनस एक्स बची हुई सांद्रता है। इसीलिए हम क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता को कितना मानेंगे, वाई मानेंगे। और 3/4 अब क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो अगर 3/4 पूर्ण है तो बची होगी 1/4, यानी क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता वाई का 1/4 बचेगी, यानी y/4 बचेगा। ठीक है, और इसको पूर्ण करने में जो समय लगेगा, चलिए मान लेते हैं इसमें जो समय लगेगा t1 है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो t1 है वो अर्ध आयुकाल का 2 गुना है, मतलब t1 इज इक्वल टू 2t½ ठीक है, अर्ध आयुकाल को किससे लिखते हैं 2½ तो आपको यही सिद्ध करना है कि जो t1 है वो 2t½ के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। हम मान लेंगे कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है t1 है। प्रथम कोट की अपक्रिया में मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता y है। अब अपक्रिया अगर 3/4 पूर्ण हो चुकी तो बची कितनी है 1/4। तो देखिए क्रियाकारी की सांद्रता जो है वो y का 1/4 ले रहे हैं क्योंकि 3/4 तो पूरा हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए a का मान आपको पता है, a माइनस एक्स का मान पता और समय आपने t1 माना है। अब ये तीनों के तीनों मान आप इस प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक में रख दीजिए और इसको सॉल्व करते चले जाइए। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मान y आएगा, नीचे का मान y/4 आएगा, तो y कट जाएगा और ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो देखिए log 4 हो गया। log 4 को चाहेंगे तो log 2 का वर्ग लिखेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो घात है वो आगे चला आएगा तो हो जाएगा 2 log 2 करके। log 2 का मान सबको मालूम है 3010 होता है, 0.3010 होता है। इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k1 का ये मान आपको मिल गया। log 2 का मान कितना होता है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब इसके बाद ये पहला समीकरण हो गया। अब प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है, वो संबंध ये होता है। अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों ही समीकरण में आपका बायां पक्ष बराबर है, तो इस आधार पे इनका जो दायां पक्ष है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एक तरफ देखिए हमने समीकरण 1 का दायां पक्ष रखा है और दूसरी तरफ समीकरण 2 का। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर मैं t1 को यहाँ बुलाता हूँ तो ये हो जाएगा t1/t½ इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे तो आएगा t1/t½ इज इक्वल टू 2, यानी t1 इज इक्वल टू t½ जो कि हमको सिद्ध करना था। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया है गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। तो देखिए गुणात्मक विश्लेषण में होता क्या है कि हमको 2 या 2 से अधिक लवण जिसमें अलग अलग प्रकार के आयन होते हैं और उनको हमको अलग करना होता है, इसी को हम गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। अब गुणात्मक विश्लेषण में कई बार आयनों को अलग करने के लिए हमको जटिल यौगिक बनाना पड़ता है। बिना जटिल यौगिक बनाए वो अलग ही नहीं होंगे, यही जटिल यौगिकों का महत्व है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता देना है जटिल यौगिकों के महत्व में सबसे पहले गुणात्मक रसायन में जटिल यौगिकों का जो महत्व है वो पहला है कि आपका जो पहला समूह होता है, आपके पास अगर आपको जानकारी होगी तो हर आयन के लिए अलग अलग समूह रखा गया है। जैसे शून्य समूह में अमोनियम आयन रखा गया है, वैसे ही प्रथम समूह में 3 आयन रखे गए हैं। कौन कौन से, सिल्वर आयन रखे गए हैं, मर्क्यूरस आयन रखे गए हैं और लेड आयन रखे गए हैं। अब मान लीजिए कि किसी टीचर ने आपसे लैब में कह दिया कि सिल्वर आयन को मर्क्यूरस आयन और लेड आयन से पृथक कीजिए, तो कैसे पृथक करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों आयनों के यौगिक लेंगे। तो देखिए हमने सिल्वर क्लोराइड ले लिया है, मर्क्यूरस क्लोराइड ले लिया और लेड क्लोराइड ले लिया। हमने तीनों को लिया है और तीनों को हम क्या करेंगे, घोल करके जलीय अमोनिया से क्रिया करा देंगे। इसको प्रश्नली में ले लीजिए, मिश्रण जो तीनों का है, और उसको जलीय अमोनिया से क्रिया कराएंगे। याद रखिएगा जब जलीय अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो केवल सिल्वर क्लोराइड ही है जो अमोनिया से क्रिया करके संकर यौगिक बनाएगा। बाकी ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड और लेड क्लोराइड है ये संकर यौगिक नहीं बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका AgCl है वो अमोनिया से क्रिया करके संकर यौगिक बना लेगा। संकर यौगिक बनाने के चलते ये उसी विलयन में घुल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ कि जो संकर यौगिक बनता है जिसके चलते वो विलयन में घुल जाएगा, ये घुल जाएंगे और बाकी ये दोनों जो संकर यौगिक नहीं बनाए हैं ये नहीं घुलेंगे, तो ये अविलेय ठोस के रूप में नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएंगे। इनको आप छान के निकाल लीजिए और इस प्रकार हम Ag आयन की पहचान सरलता से करके उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा एक आता कि अगर मैं द्वितीय समूह की बात करूँ तो द्वितीय समूह में कॉपर और कैडमियम दोनों ही के आयन हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि कॉपर और कैडमियम दोनों अलग हो जाएं तो आप क्या करेंगे, कॉपर और कैडमियम के जो लवण होते हैं इसमें आप पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिएगा। पोटेशियम साइनाइड में K पर प्लस होता है और Cn पर माइनस। अब चूंकि इन आयनों पे प्लस है तो ये KCN का जो Cn माइनस है उससे क्रिया करके संकर आयन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ने, कॉपर और कैडमियम दोनों ने ही Cn से क्रिया करके अपने अपने संकर आयन या संकर यौगिक का निर्माण कर लिया है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो ये कैडमियम वाला संकर आयन है ये बहुत अस्थायी नहीं होता, ये बहुत कम अस्थायी होता है। और जैसे ही कॉपर की तुलना में देखा जाएगा तो कॉपर अधिक अस्थायी संकर आयन बनाता है। अब उससे क्या होगा, जैसे ही संकर आयन बनने के बाद आप इनके विलयन में H2S प्रवाहित करेंगे तो जो आपका कैडमियम है जिस पे डबल प्लस है वो H2S के इस सल्फर से रिएक्शन करके तुरंत बना लेगा CDS, और जैसे ये CDS बनाएगा ये परखनली में नीचे बैठ जाएगा यानी अवक्षेपित हो जाएगा। आप इसको छान के निकाल लीजिए। इस प्रकार कॉपर आयन और कैडमियम आयन को एक दूसरे से आसानी से अलग हम कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से 1-आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी आपको ये बताना है कि 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनेगा वो बताना है, फिर 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनेगा वो बताना है, और फिर ब्यूट-1-इन से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनेगा वो बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो खंड हमको दिया है वो दिया है कि 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है 1-ब्यूटेनॉल से 1-आयोडोब्यूटेन बनाने का तरीका। सबसे पहले आप 1-ब्यूटेनॉल लिख देंगे, देखिए आपने लिख दिया है, और इसको आप तुरंत क्रिया करा देंगे PCl5 से। जब आप PCl5 से क्रिया कराते हैं तो इसका जो OH समूह है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे Cl समूह आ जाएगा। अब ये कैसे आया चलिए आपको वो भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिया है ब्यूटेनॉल CH3, यहाँ पर लिख दिया है CH2, यहाँ पर लिख दिया है CH2, यहाँ पर लिख दिया है CH2OH। ये देखिए ये आपका हो गया 1-ब्यूटेनॉल। अब इसको जब आप PCl5 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं PCl5 को ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये देखिए PCl5 के पास 5 क्लोरीन है, 1 2 3 4 और 5 क्लोरीन। अब होता ये है कि हमारा जो ये फास्फोरस है वो ऑक्सीजन लेके जाता है। ये देखिए ये ऑक्सीजन और ये 3 क्लोरीन लेके जाएगा यानी POCl3 बना के ये यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे POCl3 को निकाल दिया है। अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन निकल गया तो इस ऑक्सीजन के निकलने के बाद आप देखिए ब्यूटेनॉल 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा हो गया ये CH3 CH2 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 वाला, और दूसरा हिस्सा कौन हो गया है, H हो गया है। अब होता क्या, हर हिस्से की भरपाई करने के लिए फास्फोरस देखिए 2 क्लोरीन छोड़ के गया है, तो आप हर हिस्से को 1 क्लोरीन देंगे तो 1 क्लोरीन इसको मिलेगा, तो देखिए HCl बनेगा। ये भी हमने लिख दिया कि ये निकल गया, और 1 क्लोरीन मैं यहाँ पर ले जाके जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, और ये जो क्लोरीन है ये भी जाके जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, अब इसको 1-क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं। जब आपको 1-क्लोरोब्यूटेन मिल गया है उसके बाद आपको NaI से क्रिया कराना है एसीटोन की उपस्थिति में। उससे क्या होता है, ये जो Na है वो इस Cl से क्रिया करके NaCl बना के निकल जाएगा और ये आयोडीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और आपका यहाँ 1-आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन ये हो गया है। दूसरा आपको दिया है 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आयोडोब्यूटेन, ये कैसे बनेगा। तो देखिए यही वाला जो समीकरण है वही चीज़ आप लिख दीजिएगा। देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। ठीक, अगला आता है ब्यूट-1-इन से 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। तो देखिए ब्यूट-1-इन से 1-आयोडोब्यूटेन को बनाने के लिए सबसे पहले आप ब्यूट-1-इन का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बन गया। अब इसको HBr से रिएक्शन कराएंगे। चूँकि यहाँ पर हमको आयोडीन पहले कार्बन पे लगाना है इसलिए जब मैंने HBr से क्रिया कराया है तो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। क्यों, अगर हम बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं लेते तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगता और Br जुड़ता इस कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन कम है, लेकिन जब बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो मार्कोनिकॉफ का नियम का उल्टा होगा और अब हमारा Br जुड़ेगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और यह चला जाएगा यहाँ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर यह आएगा तो ये CH2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है CH3 CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 के पास आ गया Br, तो बन गया 1-ब्रोमोब्यूटेन। और बाद में आप इसको NaI से जब क्रिया कराएंगे तो ये जो Na है वो Br के साथ चला जाएगा और ये I उसकी जगह ले लेगा और हमारा 1-आयोडोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वहाँ आपको एक रोड मैप क्वेश्चन दिया है। रोड मैप क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें एक कंपाउंड के बारे में आपको कई सारे हिंट देगा और आपसे कहेगा उन कंपाउंड को आप पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे रोड मैप क्वेश्चन जो दिया है वहाँ कहा है कि एक एरोमेटिक यौगिक है A है। अब कौन सा एरोमेटिक यौगिक है वो नहीं लिखा है।
इसमें ये कहा है कि जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनता है और इसको ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराने पर एक यौगिक सी बनता है जिसका अणुसूत्र C6H7N है। आपको ABC तीनों की पहचान करनी है, संरचना भी लिखनी है और नाम भी लिखना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपका A एरोमेटिक है तो इससे बनने वाला जो B होगा ना वो भी एरोमेटिक होगा और जो C बनेगा वो भी एरोमेटिक होगा, यानी यहाँ पे तीनों के तीनों कंपाउंड एरोमेटिक हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यही लिखेंगे, क्योंकि यौगिक A एरोमेटिक है और इससे ही B यौगिक प्राप्त हुआ तो B भी क्या होगा, एरोमेटिक प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न में कहा है कि बी को आपने ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराया है। अगर आपको याद होगा तो ब्रोमीन और KOH के साथ पूरी क्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जगह होती है, वो है हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, जिसमें हम किसी भी ऐसे यौगिक को जिसमें एमाइड समूह होता है उसको हम क्रिया कराते हैं ब्रोमीन और KOH से, यानी Br2 के साथ, और KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं, यहाँ ब्रोमीन और KOH का रेशियो 1:4 होता है, तो होता यह है कि हमको यहाँ पर एमीन मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या मिलता है, NH2 मिलता है, प्लस यहाँ पर मिलता है 2KBr, प्लस मिलता है 2H2O और प्लस मिलता है K2CO3। यानी इसमें साफ ये क्लियर है कि एमाइड समूह वाला यौगिक होगा जो कि बाद में एमीन में बदल जाएगा। अब यहाँ आप याद रखिए, आपसे कहा है कि यौगिक C जो मिला है उसका सूत्र C6H7N है, ठीक है, और ब्रोमीन KOH की क्रिया से मिला, तो देखिए ब्रोमीन KOH की क्रिया से आपका एमाइड समूह वाला यौगिक ही एमीन में बदलता है। अब आपको ऐसा एमीन बनाना है जिसमें C6H7N अणुसूत्र आ जाए, और सबसे बड़ी चीज़ C एरोमेटिक होगा क्योंकि A भी एरोमेटिक है, B भी एरोमेटिक है। तो अगर मैं इस NH2 के पहले बेंजीन का हिस्सा लगा दूँ, यानी लगा दूँ C6H5, तो आप कार्बन गिनिए, यहाँ 6 है, देखिए कार्बन 6 है, हाइड्रोजन गिनिए 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 7, देखिए हाइड्रोजन भी 7 हो जाएगा, और नाइट्रोजन 1 है यानी ये 1 है। इसका मतलब हमारा यौगिक C है C6H5NH2, यानी क्या है, एनिलीन है। अगर ये एनिलीन है तो इसका मतलब यौगिक B एक एमाइड रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ C6CH5 तो ये मेरा एमाइड बन के तैयार हो जाएगा। इसका मतलब यौगिक B क्या है, बेंजेमाइड है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है कि यौगिक B को जब आपने ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराया तो यौगिक C बना है, और यौगिक B क्या होगा, एक एमाइड होगा, और C क्या होगा, एमीन होगा। क्यों? क्योंकि एमाइड को ही ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराने पर एमीन मिलता है। तो यौगिक C को हमने पहचान लिया, वो एनिलीन होगा। इसका मतलब यौगिक B क्या होगा, बेंजेमाइड होगा। तो यौगिक A कौन है, देखिए यहाँ पे कहा था कि यौगिक B जो है ये बेंजेमाइड है। ध्यान दीजिएगा, बेंजेमाइड का फार्मूला क्या होता है, C6H5CONH2। अगर ये बेंजेमाइड है और ये कब मिला है, जब यौगिक को क्रिया कराया गया है अमोनिया से, तो इसका मतलब यौगिक A जो है वो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तभी एमाइड बनता है। अब कैसे बनता है, चलिए वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ बेंजोइक एसिड ले लूँ C6H5COOH, ठीक है, और इसको मैं जब अमोनिया से क्रिया कराता हूँ, अमोनिया मतलब NH3 से, तो NH3 से क्रिया कराने पर पहले कुछ देर के लिए ये NH3 और H जुड़ जाते हैं और बनाते हैं NH4। तो अगर ये NH4 बनाएंगे तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ लिखूँगा C6H5COONH4, ठीक है। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे, अब आइए इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बेंजेमाइड कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन हैं आप इसमें से 2 हाइड्रोजन घटा दीजिए, यानी 2 हाइड्रोजन को मैं एक किनारे निकालूंगा और एक ऑक्सीजन जो ये वाला है इसको भी निकाल देंगे, तो यहाँ से H2O निकल गया। अब इस H2O के निकलने के बाद देखिए बचा क्या, C6H5 बचा हुआ है, C ये भी बचा है, एक ऑक्सीजन वो भी बचा है, नाइट्रोजन बचा है, देखिए बचा है, और 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जल बनाने गए हैं तो यहाँ पे H2 बनेगा। इसका मतलब यौगिक A हमारा क्या था, वो था C6H5COOH, यानी बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखा गया है कि हमारा यौगिक बेंजोइक अम्ल है। अब पूरा समीकरण देखिए हमने क्लियर किया हुआ है कि ये बेंजोइक अम्ल है, जिसको हमने इस बेंजीन की जगह पे हमने C6H5 करके पढ़ाया था। ये NH3 ले जा करके सबसे पहले आप यहाँ पे H पे जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ बन गया NH4। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गायब होंगे और ये एक ऑक्सीजन गायब होगा, तो देखिए यहाँ H2O निकल गया है। अब यहाँ बेंजीन पर बचा कौन है, CO बचा है, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ जो 4 हाइड्रोजन थे 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो CONH2 बचा है। और बाद में इसको ब्रोमीन KOH से क्रिया कराने पर अभी मैंने ऊपर बताया था कि NH2 मिलता है, तो आपका यहाँ पर एनिलीन मिल जाएगा। तो ये रहा आपका यौगिक A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जो ये चारों प्रश्न करवाए गए हैं ये समझ में आ गए हैं। इस पेपर का
सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।